Let's begin. Most of you are here now. So मैंने अभी जस्ट सेकेंड्स अगो एक मेल शेयर किया आप सबके साथ, जिसमें मैंने PCA का कोड, सम थियोरी अबाउट इट एंड अ डेटा सेट वो आपसे शेयर किया है. सो वंस विल कंप्लीट द लीनियर रिग्रेशन, एक ही दो चीजें रहती हैं, देन विल स्टार्ट विद PCA. तो उसके लिए प्लीज चेक योर मेल IDs. You might have gotten a mail. अगर नहीं मिला है तो send in your email ID. I'll send it for PCA. एक डेटा सेट होगा, वाइन, दैट इज अ डिफरेंट डेटा सेट. देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसमें अबाउट PCA इट इज स्पेसिफाइड, एंड जुपिटर नोटबुक. So have you all gotten? हाँ जी, मिला है या नहीं मिला है, कुछ तो जवाब दो. नहीं मिला है शांत. Then where did I send it? एक second, let me then see what's wrong, what went wrong. Give me a second. I don't know why it's giving me an error. I don't know. Let me reconnect. Give me a second. Just I don't know क्या हो गया इन्हें. Please check now. Maybe you might have gotten now. Jupyter Notebook, a text file, and a data set. अच्छा, एक बार दोबारा रिफ्रेश करके देखो. ठीक है. रोहित, आप भी देखो एक बार, आपको मिला होगा.
रोहित मिल गया आपको? कार्तिकेय आपको? संचित, रूपा, मिताली? ओके ठीक है, लेट्स बिगिन। सो लास्ट टाइम हमने लीनियर अजम्पशंस वी वर डूइंग, तो कुछ अजम्पशंस हमने कर ली थी, सो वी वर लेफ्ट विद जस्ट 2 ऑफ देम। सो हमारी 5 assumptions क्या थी? Linearity, then error should be normally distributed, and multicollinearity, there should not be any autocorrelation, and heteroscedasticity of the errors. ठीक है, so these are our 5 assumptions. So हमारी बस 2 रहती थी, that how to deal with multicollinearity, and the another was autocorrelation, that there should not be any autocorrelation here. तो दिस इज द कोड फॉर मल्टीकोलिनियरिटी। तो मल्टीकोलिनियरिटी सबको पता है क्या होती है, दैट इज if one variable is sufficient enough, and instead of that one we are just taking 2 or 3 variables, so kind of redundant information कि अगर उनको ना दें then also we are good to work with. So that is kind of multicollinearity. Multicollinearity चेक करने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। तो इसको हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? यूजिंग फ्रॉम स्टैट्स मॉडल। ये साइकिट लर्न में अवेलेबल नहीं होता, सो हम वी इंपोर्टेड फ्रॉम स्टैट्स मॉडल, देन स्टैट्स एंड आउटलायर इन्फ्लुएंस, लाइक दिस इज द कंप्लीट लाइब्रेरी एंड द रिस्पेक्टिव क्लासेस जिसमें दिस वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर इज देयर एंड वी इंपोर्टेड फ्रॉम हियर। ठीक है, सो इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला है, मैं इनको बाद में समझाऊंगी क्या होते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला. It is to be written in this way only, one liner, then variance inflation factor is the name of function जो भी हमने import किया यहाँ पे, variance inflation factor, उसमें जाएगा हमारा data along with the index, see it's written here array, and along with the index values की and index कहाँ से generate होगा? जितने भी मेरे data में columns होंगे, like हर रिस्पेक्टिव कॉलम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें हर रिस्पेक्टिव कॉलम के रिस्पेक्ट में चाहिए ना वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, कि क्रेम का क्या स्कोर है, वाईएफ स्कोर, इंडस का क्या वीआईएफ स्कोर है, एनओएक्स का क्या वीआईएफ स्कोर है, तो ये कहाँ से लेंगे? लाइक हर एक का रिस्पेक्टिव कैलकुलेटेड, वी नीड टू गिव दोस थिंग्स इनटू वीआईएफ। तो आई विल गिव यू द इंडेक्स नंबर की रिस्पेक्टिव कॉलम में से। सो उसके लिए हमने यूज किया फॉर आई इन रेंज सिंपल फॉर लूप, देन x2 डॉट शेप, मैं ये बता दूं क्या होता है। सो उससे पहले लेट अस चेक व्हाट इज x हियर। x क्या था जब हमने, दिस इज एन एरे जिस where we have created x, when we scroll above, we have created x above at some point, last class में we did. Yes. So हमने जो डेटा स्केल किया था, राइट, द स्केल्ड डेटा, स्टैंडर्ड स्केलर यूज करके वी स्केल्ड आवर डेटा एंड वी हैव created an array, like x is a array where the data is rescaled. तो हमारे respective, this is column 1, this is column 2, this is column 3, column 4 and so on. ये रो नंबर 1 है, एंड जब आप लेंथ चेक करेंगे x की, it will be same as जितना हमारा डेटा फ्रेम है उस उतनी ही नंबर ऑफ रोज इसमें मिलेंगी, बट अब क्या है, एरे रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज स्टैंडर्ड स्केलर जब भी रीस्केल करेगा डेटा को तो एरे की फॉर्म में अपना आउटपुट देता है। सो एक्स इज आर रीस्केल डेटा विच वी हैव डन यूजिंग स्टैंडर्ड स्केलर। तो इसी एक्स को, बिकॉज वी हैव व्हाट वी हैव गिवन, using this x only हमने अपना हम we have created our x train और y train, इसी पे हमने अपना मॉडल क्रिएट किया है। So you will be using this x, which is the rescale data, in order to see the VIF score. So since x एक array है, so this is the kind of representation, x क्या है, scale data of our original data set, जो कि क्या था x2,
सो x2 व्हेन यू स्क्रॉल द कोड अबाउ, ये x2 था, इसको रीस्केल किया हमने स्टैंडर्ड स्केलर से तो वो x बन के आता है, इसी x को हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड किया एंड अपने मॉडल की ट्रेनिंग की थी। सो दिस इज x। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है x कहाँ से आ गया है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। दिस इज नो डन द पार्ट ऑफ प्रीवियस कोड। किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ x क्या है, कहाँ से आया, मैं बता दूंगी, बट कंफ्यूज नहीं होना। जो हमने स्टैंडर्ड स्केलर किया था इस डेटा सेट को, द स्केल्ड डेटा को हमने x में स्टोर किया है, द स्टैंडर्ड स्केलर वन। ठीक है, सो दिस इज अ रीस्केल्ड डेटा। सो इस पे हम VIF स्कोर कैलकुलेट करना, बिकॉज इसमें देर इज नो स्पेसिफिक कॉलम, ना कोई रो तो है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, बट कॉलम नेम सब इसमें नहीं है। They are all our indexes. This is column with index 0, column with index 1, column with index 2, column with index so on. तो हर कॉलम का VIF स्कोर, क्योंकि ये पहला कॉलम, जैसे we are able to say the पहला कॉलम refers to क्रिम, तो मुझे क्रिम के रिस्पेक्टिव VIF स्कोर देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हाउ डू वी गेट द कॉलम नेम, कॉलम, तो ऑब्वियसली इसमें 0 से लेके शुरू होगा, 0, दिस इज इंडेक्स 0 फॉर कॉलम, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, ये हो गया -1, -2, मतलब जो भी मेरी लेंथ है, मुझे इट्स 9 हियर, सो दिस इज 9, 8, 7 एंड सो ऑन, बीच में ऑल दीज। सो हाउ डू वी गेट द रिस्पेक्टिव कॉलम इंडेक्स वैल्यूज? तो उसके लिए यू सी दिस हियर, यहाँ पे लिखा है x2 डॉट शेप 1। आई विल टेल यू व्हाई दिस इज रिटन। सो व्हेन आई सी x डॉट शेप, what is my x dot shape here or x2 dot shape here? 500 rows, 9 columns. हमें हर, all these 9 columns are representing these column 1, column 2, column 3, right? तो मुझे क्योंकि हर रिस्पेक्टिव कॉलम के उसमें स्कोर चाहिए, तो आई नीड टू नो कितने कॉलम्स है मेरे पास। सो x2 डॉट शेप, देन ये स्क्वायर ब्रैकेट 1 किस लिए, जस्ट टू गेट द कॉलम्स। अब इसमें मेरे इस कमांड से क्या आ रहा है, रोज भी आ रहे, कॉलम भी आ रहे, लेकिन मुझे सिर्फ कॉलम चाहिए, राइट? कॉलम के इंडेक्सेस चाहिए कि 0 कॉलम है, 1 कॉलम है, 1 बाय 1 कॉलम, उसके रिस्पेक्ट में मुझे इंडेक्स चाहिए उसका। ठीक है, सो x2 डॉट शेप किया, 1 किया, तो ये टपल है। ठीक, टपल में 506 इंडेक्स 0 पे है, 9 किस इंडेक्स पे है, 1, तो हमने बस इंडेक्सिंग कर दी। x डॉट शेप में मुझे वैल्यू चाहिए जो मेरे इंडेक्स 1 पे है, तो सिर्फ क्या आ गया, 9। अब इससे मैं वैल्यूज जनरेट कर सकती हूँ, लाइक अगर मैं सिर्फ 9 दूंगी तो जो लास्ट वाला कॉलम है उसी को मैं ले पाऊंगी, राइट? लेकिन मेरे टोटल कितने कॉलम है, 0 से लेके 9 है, राइट? 0 से 9 है, मुझे हर कॉलम का VIF स्कोर चाहिए, तो मुझे कॉलम 0 भी चाहिए होगा, मुझे कॉलम 1 भी चाहिए, मुझे कॉलम 9 भी चाहिए। तो सिर्फ 9 से तो मैं नो, आई कैन नॉट गिव ओनली 9, तो अगर दूंगी तो मुझे सिर्फ लास्ट वाले कॉलम का VIF स्कोर मिलेगा, मुझे चाहिए सभी का। तो इसके लिए हमने रेंज फंक्शन यूज किया है। अगर मैं वन लाइन में रेंज फंक्शन, इस पे मैं क्या लगा रही हूँ कि रेंज, किस रेंज में, व्हाट इज दिस, सो रेंज 9, तो मेरी वैल्यूज क्या कहाँ जनरेट हो गई, रिस्पेक्टिव वैल्यूज जनरेट हो गई 0 से लेके 8 तक। दीज आर माई कॉलम्स। तो हमने वही किया है, हमने फोर लूप यूज करके हमने वैल्यूज जनरेट किए, क्योंकि मुझे पता है कितने कॉलम है, मेरे टोटल कॉलम कितने हैं, 9। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो यहाँ पे 8 आया इंस्टेड ऑफ 9, ये आप सबको पता है ऑलरेडी। सो बाय दिस, दीज आर द रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस। ये इंडेक्स, कॉलम विद इंडेक्स 0, कॉलम विद इंडेक्स 1, कॉलम विद इंडेक्स 2, ये कैसे लेके आए, तो हमने कॉलम की शेप देखी कितने कॉलम है, एंड 0 से लेके उस कॉलम, लाइक द मैक्सिमम वैल्यू तक वी हैव जनरेटेड द वैल्यूज यूजिंग फॉर लूप। सो दिस इज, हमने वैल्यूज जनरेट किए फॉर रिस्पेक्टिव कॉलम। ठीक है, तो VIF, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, हमारा फंक्शन का नेम है, एंड ये दो वैल्यूज लेगा। फर्स्ट विल बी योर एरे, एंड 1 बाय 1 द रिस्पेक्टिव इंडेक्स, मतलब पहला कॉलम। अब पहली आइट्रेशन में आई क्या देगा, 0 देगा। एक सेकेंड में पेन ले लू यहाँ। सो पहली आइट्रेशन में क्या है, 0, तो जब मैं VIF स्कोर कैलकुलेट करूंगी, x में क्या जाएगा, एरे, कंप्लीट एरे ऑफ डेटा, एंड i में क्या जाएगा, 0।
तो इस कॉलम के रिस्पेक्टिव मेरा VIF स्कोर कैलकुलेट होके आ जाएगा। देन फॉर लूप है, सेकेंड एलिमेंट पे जाएगा, देन कंप्लीट डेटा सेट x के साथ मेरा कौन सा कॉलम जाएगा 1, तो इस कॉलम के साथ मेरा VIF स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा। देन कॉलम नंबर 2, देन कॉलम नंबर 3 एंड सो ऑन। हर, क्योंकि ये फंक्शन है, इसकी अपनी एक वर्किंग है बैकएंड में, तो इट नीड द कंप्लीट डेटा इन द फॉर्म ऑफ अरे एंड द कॉलम्स की हर रिस्पेक्टिव कॉलम के, क्योंकि हमें हर रिस्पेक्टिव कॉलम के रिगार्डिंग में VIF स्कोर चाहिए। तो हमें, क्योंकि एरे है तो हमारे कॉलम्स 0 से लेके 9 की फॉर्म में है, राइट, 0 से लेके 8, तो ये 0 से लेके 8 कॉलम का इंडेक्स यहाँ से जनरेट हुआ। x इज आर ऑलरेडी डेटा, तो i से हमारी वैल्यू 1 by 1 जनरेट होंगी एंड उस रिस्पेक्टिव कॉलम का हमारा VIF स्कोर कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, सो एवरीथिंग इट इज स्टोर्ड इनटू h। नाउ हमने, बिकॉज इफ आई जस्ट प्रिंट h हियर, so this is my h, column 0 का VIF score, column 1 का VIF score, column 2 and so on. But how do you identify? See, अभी we know this is for the first column, this is for the second column, जो भी मेरा regular data set है उसके respective, where it has gone, did I delete it? Yes. So this is, ये पहली वैल्यू क्रिम के लिए है क्योंकि कॉलम मेरा पहला क्रिम है, सेकेंड वैल्यू इंडस के लिए है, थर्ड वैल्यू नॉक्स के लिए, RM and age and so on. तो जस्ट टू गेट अ गुड रिप्रेजेंटेशन आई हैव क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम, ये हमने पहले भी किया था। सो मैंने वैल्यू पास ऑन कराई है h, दीज ऑल विल बी माय वैल्यूज एंड इंडेक्स में मुझे क्या चाहिए, x2 डॉट कॉलम्स। x2 डॉट कॉलम्स क्या है, ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज, क्योंकि जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में मेरे इंडेक्सेस भी जनरेट हुए थे और उसी ऑर्डर में मेरा VIF स्कोर कैलकुलेट हुआ है। सो x2 डॉट कॉलम से आई गेट एन इंडेक्स एंड व्हेन आई से दिस कॉलम, तो दिस विल बी द नेम ऑफ ईयर, कि ये सब क्या है VIF स्कोर, और इस रिस्पेक्टिव कॉलम के वी हैव गॉटन दीज VIF स्कोर्स। सो थोड़ा इसमें ऐसे ही वैल्यूज जाती हैं, द वे इट इज डिफाइंड, द फंक्शन नेम, अरे एंड 1 by 1 कॉलम, पहले कॉलम 0 जाएगा, फिर कॉलम 1 जाएगा, फिर कॉलम 2 जाएगा एंड सो ऑन। वो 1 by 1 कैसे आएंगे, वी हैव टू यूज अ फॉर लूप फॉर दैट। एंड कितनी होना चाहिए, क्योंकि अगर 9 कॉलम है तो दैट इज व्हाई इट इज गिवन। अगर मैं यहाँ से, अगर मुझे पता है 9 है, आई कुड हैव सिंपली गिवन 9 हियर, तो भी मेरा चल जाता, आई कुड हैव गिवन 9 तो भी चल जाता, बट वो दैट विल बी हार्ड कोडेड। अगर मेरी शेप चेंज होती है, मैं कुछ कॉलम ऐड करती हूँ, कुछ कॉलम रिमूव करती हूँ, तो वो चीज वहां पे क्लैश करेगी, राइट। तो इसलिए कि जो भी मेरी शेप है उसमें चाहे कॉलम इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, उसी अकॉर्डिंग मेरी वैल्यूज जनरेट हो और उसी अकॉर्डिंग मेरा VIF स्कोर विद रिस्पेक्ट टू ईच कॉलम कैलकुलेट हो। एंड उसके बाद वी हैव क्रिएटेड दिस डेटा फ्रेम फॉर ईच कॉलम। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, किसी को समझ में आया हाउ दिस VIF स्कोर इज कैलकुलेटेड? इट इज डिफाइंड दिस वे, ये ऐसे ही इसको डिफाइन करना पड़ता है। यू यूज अ फॉर लूप तो भी चलेगा, बट रेगुलर फॉर लूप से इट्स बेटर टू यूज these one liners because they are computationally fast. Then इसको compute करने के बाद you will append these values to another list, so much operations into them. तो इसमें हम सीधा one liner use करके हम values print करा रहे हैं and they will be in the form of list. ठीक है, और रूप आपको समझ में आया? रूपा, करिश्मा, समझ में आया आपको? मिताली? सो हमारा क्या था, दैट VIF स्कोर लेस देन 4 मल्टी, अगर मेरा VIF स्कोर लेस देन 4 है, देन इट मींस वी डू नॉट हैव मल्टी कोलिनियरिटी।
अगर मेरा VI स्कोर 4 से लेके 10 के रेंज में है, इट मींस वी हैव मल्टी कोलिनियरिटी इन आवर डेटा। तो हम जनरली क्या करते हैं मल्टी कोलिनियरिटी के लिए, इधर वी स्केल आवर डेटा, जैसे हमने स्टैंडर्ड स्केलर से लेके वी हैव स्केल्ड आवर डेटा ऑलरेडी। लेट्स से अभी तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड स्केलर यूज किया, और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वी कैन टेक लॉगरिथम और वी कैन यूज मिन मैक्स स्केलिंग। सो डिफरेंट काइंड ऑफ स्केलर्स आर अवेलेबल, तो उससे हमारी मल्टी कोलिनियरिटी हट जाती है। ऑल्सो व्हेन वी टेक इन फीचर्स, तो उस टाइम पे भी वी हैव टू एनालाइज कि मुझे कौन से व्हाट फीचर्स शुड आई टेक इनटू into my training data. तो इसमें we have calculated the VIF score. Now this is the data frame which we have gotten. तो इसमें you see RAD and tax they are having high multicollinearity here in our data. So अगर if still after the data treatment हमारी multicollinearity है columns में, so we generally tend to remove those columns, क्योंकि अब दो कॉलम है मेरी मल्टी को, सबसे ज्यादा टैक्स में है, तो वी टेंड टू, ऑल्दो टैक्स वाज हाईली रिलेटेड, तो बट वी टेंड टू रिमूव दिस कॉलम और वी इग्नोर दिस सेक्टर मल्टी कोलिनियरिटी वाला। इफ इधर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वी रीस्केल आवर डेटा, वी डू लॉग ट्रांसफॉर्मेशन और समथिंग एल्स, और इवन इफ वी हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी होती है, देन वी जनरली रिमूव दोज कॉलम्स जिसमें बहुत मल्टी कोलिनियरिटी बहुत ज्यादा है। So इसमें हमारी tax and RAD column has they are having high multicollinearity, बाकी column में नहीं है इतना। So what was RAD? Let me see. What was RAD? Index of radial highway. We can drop this column. Tax was important. Have we taken tax here? Yes, we have taken tax. Minus 0.47. So we could drop those columns and we cannot, like हम उसको नहीं ले अपने data training data में. So here if we drop, हमने already drop किया है, so just yeah, so हमने already नहीं लिया अपने data में, training data में, we have taken tax. So if I remove this RAD from my data and then I check the multicollinearity, तो maybe tax के मेरे results change हो जाएंगे. ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को मल्टीकोलिनियरिटी वाले में? हाउ डू वी कैलकुलेट, हाउ डू वी सी द रिजल्ट्स? इससे इट आल्सो गिव्स अस कि जो हाईली रिलेटेड है एंड आल्सो व्हिच सैटिस्फाइज द कंडीशन फॉर मल्टीकोलिनियरिटी, वी कैन पिक अप दोस कॉलम्स एंड टेक इनटू आवर ट्रेनिंग डेटा। हाँ जी, बाकी सबको, करिश्मा, अचल आर गुड, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, so moving on, now coming on to the last assumption. This was multicollinearity जो हमने VIF score calculate करके we just checked it out. Then we have autocorrelation. So autocorrelation क्या होता है? What is autocorrelation? What is autocorrelation? You can just turn on your mic and say what is autocorrelation. रूपा, एवरीथिंग शुड वर्क, हीट मैप भी प्रिंट होना चाहिए, मे बी
ट्राई रीस्टार्ट योर कर्नल, अपना कर्नल पर रीस्टार्ट कीजिए एंड देन एग्जीक्यूट द कोड अगेन। नहीं करिश्मा, थोड़ा सा गलत है। हाउ कैन इट नॉट शो हीट मैप एंड कोफिशिएंट वाला भी, इट शुड गिव कोएफ के बाद अंडरस्कोर आता है। if you want to see, I've shared the code, उसमें आप क्रॉस चेक करके देखो ना क्या कमांड है। कोफिशिएंट्स के लिए कोईएफएफ के बाद देयर इज एन अंडरस्कोर। लेट मी, you see, there is an underscore after this coefficient. अच्छा, सेम कोड यूज किया आपने। बाकी सबके में भी प्रॉब्लम आ रही है। आर यू नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दिस कोड? ठीक है रूपा, ओके। रिलेटेड टू लैम्प वर्जन, ठीक है। नहीं अशांक, degree of correlation between the value of same variable across different observations. नहीं, be more specific अशांक। हाँ जी प्लीज, I want responses from everyone. What is autocorrelation? करिश्मा, what is auto? आपने बताया है ना करिश्मा? I think so, yes. आपका गलत है थोड़ा करिश्मा। संचित आप बताना what is autocorrelation? हाँ जी संचित, are you there? नहीं, थोड़ा बी स्पेसिफिक। सी रोहित एंड अचल ने सही बताया दैट द रिलेशन बिटवीन द टाइम एट लाइक डेटा एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड द लैग्ड वर्जन ऑफ इटसेल्फ। आज का डेटा कल वाले डेटा से कितना रिलेटेड है। सो द रिलेशन बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू एंड द लैग्ड वर्जन ऑफ इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन। कि कल आज की वैल्यू में कल से कितनी डिराइव कर पा रही हूँ, हाउ मच दे आर रिलेटेड। आज की वैल्यू में 10 साल पहले से कितनी डिराइव कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन, हाउ योर वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, सो देयर शुड नॉट बी ऑटो कोरिलेशन इनटू माय लीनियर रिग्रेशन थिंग, जैसे हम टाइम सीरीज में भी हटाते हैं। सो हाउ डू वी रिमूव ऑटो कोरिलेशन, लाइक हाउ डू वी मेक द डेटा इन स्टेशनरी, हम कैसे कैसे हटाएंगे। इफ देयर इज ऑटो कोरिलेशन हम क्या करेंगे, टाइम सीरीज में हमने कैसे किया था। How did we do the data treatment part in time series? Deducting the variance. Hanji, what about others? How did we do the data stationary in time series? Mitali, how did we do the stationarity part in time series? Hanji. So we took the lag, जो हमने डेटा लॉस शिफ्ट किया था ना, जब हमने डिफरेंस किया था डेटा बाय 1 lag और 2 lag, that way we remove the autocorrelation and we remove the we make time series stationary.
तो इसमें इफ वी हैव ऑटो कोरिलेशन टू इनटू आवर डेटा, यू नो वी टेक अ लैग, हम डेटा का लैग लेंगे, वी शिफ्ट द डेटा, वी ड्रॉप द नॉन वैल्यूज एंड देन वी ट्रेन अ मॉडल। बट ऑटो कोरिलेशन चेक कैसे करेंगे? सो ऑटो कोरिलेशन के लिए होता है डर्बिन वाटसन टेस्ट। सो डर्बिन वाटसन टेस्ट इट कैन बी डायरेक्टली कॉल्ड, और अगर जैसे बाकी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो दिस कमांड, लाइक दिस कमांड इज देयर। इसमें भी डू नॉट यूज साइकिट लर्न बिकॉज एसक्यूएल में डर्बिन वाटसन टेस्ट नहीं होता। सो उसके लिए जस्ट लाइक हमने वीआईएफ स्कोर के लिए स्टार्स मॉडल यूज किया था ना, वी इंपोर्टेड वीआईएफ स्कोर फ्रॉम स्टार्स मॉडल, तो डर्बिन वाटसन टेस्ट के लिए भी हम स्टार्स मॉडल ही यूज करेंगे, ये एसक्यूएल में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सो फ्रॉम स्टार्स मॉडल डॉट एपीआई वी इंपोर्ट दिस एसएम एंड देन दिस इज स्टार्स मॉडल में, इसमें वी आर क्रिएटिंग अ मॉडल हियर। जैसे हम लीनियर रिग्रेशन में डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ना, तो स्टार्स मॉडल में उसको हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। So this is the way how we do it in stats model. So import SMA is referring to the stats model part. Then stats model की एक requirement है, जैसे sklearn में तो हमने सीधा ट्रेनिंग डेटा दे दिया, x दे दिया, y दे दिया, ट्रेन टेस्ट प्लेट हुआ and we just fed the data. But इसमें you need to add a constant. Constant क्या होता है? Let's say let me print this command. Sorry. उससे पहले let me print x as well. So this is my x here. ठीक है, so we just cannot, start model में you have to add a constant. So add constant is the function जो आपकी हर term में it will add a constant to it. So if I say 0, you see this 1 is added here. अगर मैं यहाँ पे 1 करूंगी, comma x. So this is something from stats model. It has to be done this way. You see, मेरी ओरिजिनल वैल्यूज कहाँ से शुरू हो रही थी? -0.41, लेकिन स्टार्स मॉडल की क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कि हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, सो दिस इज द कांस्टेंट which is added, and from here our respective columns start, and this is the constant part जो add constants है। so एक नया डेटा सेट बन जाता है x constant, like मैंने इसको ये नाम दिया है। लेकिन स्टार्स मॉडल में मॉडल ट्रेन करने से पहले we have to add a constant, and उससे we get this one more data point into our this data frame. ठीक है, so वही चीज मैंने यहाँ की है, that I've added a constant because this is the requirement for stats model. Constant add किया, and OLS is ordinary least square model. So SM stats model में जैसे हमारा scikit learn में क्या है, linear regression, तो stats model में मॉडल का नाम होता है ordinary least square model here. Ordinary least square model. तो उसमें हमने क्या दिया है? Y, what was our Y here? This is our Y, house price. तो हमने y दिया and then this new data x constant, जिसमें हमने constant एक ऐड किया है and then dot fit. So इसमें हमारा ordinary least square model has been fitted to this data, and उसके लिए linear regression this is created. मैंने एक बहुत सीधा सीधा सिंपल किया, इसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होके that will be done, but or we do not use stats model generally, but if you want to see you know like how does it work, तो इसमें आप x train करके you know that thing can be done here, train test split वाला part, or you can, but I'm just feeding into my this complete data here just to show. ठीक है, or let me do it once. Try doing it, आप भी करो मेरे साथ. I think I should give it this way. I'm just copy pasting it from above because train test split में too much of typing, so I'm just copy pasting it from there. Now x
So are you doing along with me? Are you doing, everyone? ठीक है. Try giving different names so that अगर आप मॉडल दोबारा ट्रेन करते हो तो try giving different names so that वो चीज overwrite ना हो जाए, इसलिए. So here I have done it. X constant था, like the new data set created जिसमें हमारा constant add हो गया, उस पे done train test split, given different name here, and उसी में मैंने I fed my y data, I fed my x data and dot fit. So एक तरह से you know, I'm not doing the prediction part here, but this is my model. So stats मॉडल में आप समरी भी प्रिंट कर सकते हो दैट जितने भी आपने मॉडल ट्रेन किया है उसके बेसिस पे व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम ये जो आपका OLS है मॉडल, ये इसने आपने बैकएंड में क्या क्या इंफॉर्मेशन कंप्यूट की है. सो उसके लिए डॉट समरी इज द फंक्शन नेम. तो इसी में भी हैव यू नो वन वैल्यू फॉर डबिन-वाटसन टेस्ट. तो दिस इज ऑल द समरी पार्ट. सो व्हेन आई रन दिस इज ऑल समरी. हमारा आर स्क्वायर इसमें 68 आया है, एडजस्टेड आर स्क्वायर भी इतना ही आया है, एंड दीज आर ऑल यू नो statistical thing. Agar if somebody is interested कि I want to know much more of statistical thing, so this gives you know a lot of them. So हर एक respective का coefficient value, then error, and then t value. These I think quantiles or what, I don't know much of statistical. I don't know about these. So I'm just concerned of this Durbin-Watson test here. तो हमारा Durbin-Watson test की क्या result आया है 1.689. So and what was our you know limit here? So if Durbin-Watson test is less than equal to 2, it means we do not have any autocorrelation. अगर मेरा Durbin-Watson test 2 से ज्यादा है और 4 से कम है, it means like see around 2 it will work. लेकिन ऐसे नहीं कि मेरा like 2.75 है या 3 तक पहुंचने वाला है. So you know that is a bit, not that much, a bit of correlation, autocorrelation. But अगर let's say around 3 है 4 है, it means there is an autocorrelation. उसमें we cannot you know just let it be. तो it can be like 2.1 2.5 to something, मतलब थोड़ा सा allow है. So let less than 2, if then there is no autocorrelation. More than that, like around 4, it will, then there is an autocorrelation here. So by using this OLS.summary, हमारा ये सब statistical results, you see OLS regression result. So these are all statistical results given by that model, and अभी के लिए just Durbin-Watson test. So this is 1.68. And less than 2, it means there is no autocorrelation into my data. ठीक है. So then another one was Durbin-Watson test क्या है, रेसिड्यूल्स पे काम करता है. सी बैकएंड में इसने जो मॉडल बनाया है ना, सी आर स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया है, इसने बैकएंड में जो ट्रेनिंग डेटा दिया है मैंने, इसने उसी पे ट्रेन टेस्ट पे किया ना, उसी पे इसने मॉडल बना के इवैल्यूएशन किया है, प्रेडिक्शन की है, एंड रिजल्ट्स चेक किए, तभी तो इसने आर स्क्वायर कैलकुलेट किया है. सो इट्स doing everything no within itself without explicitly. अब हम उसको टेस्ट डेटा पे we can evaluate, but ये backend में खुद भी ये काम करता है. So that is why it is giving me R squared and adjusted R squared and everything. Durbin-Watson test के लिए हमें error चाहिए होता है. We need error in order to calculate the Durbin-Watson test. अगर हम stats model का पूरा summary नहीं चाहते, so then another thing, this was not there. Let me just send it to you here. So here and here. So इसमें I have imported Durbin-Watson test independently. मुझे नहीं OLS model का, I don't want to use that. So this is independent import for Durbin-Watson test. और उसमें मैंने y test और y pred किया था, जो हमने ऊपर रेगुलर डेटा में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था ना, R x and y.
just scroll up and you will see it. Let me show you this one. So इसमें हमारा y टेस्ट एंड इसी के लिए हमने प्रिडिक्शंस किया था. सो y टेस्ट माइनस y प्रेड क्या हो जाएगा, रेसिडुअल. तो उसी चीज को विल फीड इट इनटू आवर डेटा. तो आई विल बी फीडिंग दिस y टेस्ट और जो हमने यहाँ पे प्रिडिक्शंस की हैं. सो व्हेन आर वी स्टोरिंग दैट प्रिडिक्शंस हियर, y pred. So I'll be giving this y test and y pred in order to calculate the Durbin-Watson test for my original data without using that OLS wala model. ठीक है. So when I give in here y test minus y pred, it means this is my error. इसमें Durbin-Watson test residual लेता है. So residual क्या है, y test minus y pred. So when I see y test and y pred here, so this is y test and similarly we have y pred. ठीक है. And y test minus y pred, it comes out to be a residual. So this is a residual here, जो मेरा error है. इसी को लेके backend में इसी को लेके Durbin-Watson test calculate the autocorrelation thing. So we have given this error and the value is like 2.11. So इसमें it is like a slightly bit more than 2, but this much of variation is allowed because it is around this range of 2. अगर मेरा 3, like it was near to 3 or more than 3, then we would have taken the lag values या हमने we would have done the differentiation thing and then हम autocorrelation हटाते हैं. Otherwise, if there is no autocorrelation, then we are good to go with the data. So any confusion here? इसने अपना सी OLS, you can see here as well, OLS की functioning अलग है. That is why इसका Durbin-Watson अलग कैलकुलेट हो गया है. जब हमने scikit-learn में जो हमारा y टेस्ट और y प्रेडिक्ट हुआ था, हमारा y प्रेडिक्ट क्या था, जो sklearn वाला लीनियर रिग्रेशन था, राइट. उससे जो प्रेडिक्शन होके एरर कैलकुलेट आई तो मेरे Durbin-Watson की वैल्यू कुछ अलग आई. और जब हमने स्टार्स मॉडल का OLS यूज किया तो Durbin-Watson की रिजल्ट कुछ अलग था. तो this is something, दोनों में I don't know about this one how it calculates, but दोनों में रिजल्ट्स वेरी करते हैं a bit. कोई confusion in Durbin-Watson test? So this is a test for autocorrelation. हाँ जी, कंफ्यूजन है, थोड़ा समझ में आया नहीं आया? हाँ जी मनीष. क्लियर है? लाइक मिताली, आपको, जॉनी, ऋषभ, कार्तिकेय, संचित, रूपा? And these assumptions are only for linear regression. ये बाकी ये assumptions सभी models पे नहीं जाती. They are only limited to linear regression. तो आपको you should know जब and this question is mostly asked कि linear regression की क्या assumptions होती हैं, how do you see the assumptions, कैसे calculate करोगे, कौन सा test होता है किस assumption के लिए. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. So थोड़ा इसको याद कर लेना, it is important.
It's 1.06 something. Where, Karishma? Yeah, हाँ जी, 1.68 using stats model वाला OLS. नो मैंने में इसी मैं दिस इज माय रॉ डेटा. आपका डेटा थोड़ा क्लीन है, आउटलायर्स वगैरह हटे हैं, सो वैल्यूज विल बी डिफरेंट हियर. एरर मेरे अलग हैं, आपकी एरर अलग है. माय प्रेडिक्शंस आर डिफरेंट, योर प्रेडिक्शंस आर डिफरेंट. दैट इज व्हाई सॉरी, वैल्यूज विल बी डिफरेंट हियर. ठीक है. सो एनी कंफ्यूजन सो फार इन लीनियर रिग्रेशन? Which solution, Rupa? आपने did you share the code with me? मैंने जॉनी का तो कोड देखा था. जॉनी, आपके में जो वैल्यूज थी ना, वो जो आउटलायर ट्रीटमेंट है उसमें आपने क्या किया था, लाइक वो शायद मेरी ही गलती थी. मैंने एक टाइम पे जो आपसे कोड शेयर किया उसमें वैल्यूज अबाउट 75 परसेंटाइल, वो हमने वी हैव रिप्लेस दोज वैल्यूज. तो आइडली वहां पे 75 परसेंटाइल से नहीं, हम जो कैलकुलेट करते हैं ना, मैं बताऊंगी, इसमें मैंने देखा था आपके में. लेट मी कम टू दैट क्वांटाइल पार्ट. जॉनी, आर यू देयर? Yes, yes, I'm there. तो उसमें हमने क्या किया था, ऑल वैल्यूज अबव दिस Q75. जब आप देखोगे ना कोड, ये मैंने जब हमने लोन डेटा किया था उसमें ये मेरी मिस्टेक थी. ऑल वैल्यूज अबव Q75 को हमने किससे ट्रीट कर दिया, मैक्स ऑल से. ऑल वैल्यूज बिलो Q25 हमने किससे ट्रीट कर दिया, मिन ऑल से. मिन ऑल प्लस -1 या +1 कुछ हमने ऐसे किया है. आइडियली Q75 की जगह इट शुड बी ऑल वैल्यूज अबव मैक्स ऑल, क्योंकि इसी के बाद तो हमारा आउटलायर होगा ना. हाँ हाँ हाँ. You see, this Okay. is higher outlier range. So all values above, तो आप जो भी लिखोगे ना, I greater than max all करोगे, and उनको आप किससे ट्रीट करोगे, max all -1. हमने -1 ही किया, so that हमने जो मैंने आपसे शेयर किया था उसमें दिस आप डिड इट रॉन्ग है. मैंने Q75 वाला रेंज लिया था, सो उसको चेंज करके राइट दिस वन. जब आप कंपैरिजन करोगे ना, all values above this should be replaced by this value -1. ऐसे ही all values below this, so I less than min all. इनको किससे मुझे करना है, min all +1. और जो हमने किया था समथिंग लाइक दैट, लेकिन आप ये वाली वैल्यू चेंज कर लेना. ठीक है, तो आपके रिजल्ट सही आ जाएंगे. आई हैव सीन दैट डेटा. आई एम नॉट रिप्लाइड ऑन मेल्स. ये हर किसी, आई वांटेड टू टेल इट टू एवरीवन, क्योंकि जो मैंने शेयर किया उसमें वो गलत है. तो डू नॉट इंक्लूड दिस Q75 एंड Q25, इंक्लूड दीज रेंजेस, क्योंकि इसी के अबव हायर आउटलायर्स है एंड इसी के बिलो लोअर आउटलायर्स है. तो हमें ये वाला वी शुड कंपेयर विद दिस, नॉट विद दिस हियर. ठीक है. ओके. तो आपकी वैल्यूज फिर सही आ जाएंगी, आपका ग्राफ भी सही आएगा और आपका क्रिम कोफिशिएंट भी सही आ जाएगा. So any confusions in linear regression? Rupa, you share your file with me. I'll see कि आपका Q heat map वगैरह Q coefficients नहीं print out हो रहे. Send the code to me. ठीक है Rupa? So any confusion so far in linear regression या in any of the topic? अब हमारी मे बी 1-2 क्लास और होंगी, देन आई थिंक वी आर डन विद द सिलेबस पार्ट. सो टुडे अब आई स्टार्ट विद PCA. होपफुली आज ही या फिर कल तक हमारा क्लियर हो, PCA भी हो जाएगा. देन जस्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड इंट्यूशन बिहाइंड नाइव बेस, क्योंकि सी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना, इंपोर्ट करना, फिट प्रेडिक्ट करना, दे आर द सेम थिंग. उसकी वर्किंग क्या है पीछे की, वो समझ में आनी चाहिए. सो जस्ट मैक्स टू मैक्स 2 क्लासेस एंड देन विल बी डन. ठीक है. सो अभी कोई डाउट हो किसी में तो
करिश्मा, ये वर्जन का डिफरेंस है। ये जो जुपिटर है, इसमें जब हम हीट मैप आपका कट के आता होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ वर्जन। सो जो मैंने बताया था ना डॉट, अगर आप हीट मैप प्लॉट करते हैं तो इसमें डॉट वाई लिम कच करके आपको कमांड, यू नो, यू हैव टू लुक फॉर ऑलवेज, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ट्राई टू हेल्प योरसेल्फ। कैसे? ट्राई टू गूगल दैट थिंग कि माई, और यू कैन जस्ट लेट मी टेल यू आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल हीट मैप अभी, यू नो, आपका इट्स नॉट गेटिंग, यू आर नॉट गेटिंग इट प्रॉपरली, तो हाउ डू वी डू दैट? सो सिंपल गूगल कीजिए हीट मैप, आप कुछ भी अपनी मतलब क्वेरी जो आप, यू फाइंड द प्रॉपर लैंग्वेज, type something, and the most common website which will help you out is this Stack Overflow। ठीक है, इसमें यू सी आपका भी कुछ ऐसे रिजल्ट आ रहा होगा, साइड से कट रहा होगा, नीचे से कट रहा होगा। ऑलवेज जब भी कोई एरर आए, ऑलवेज गूगल इट, क्योंकि मे बी आपको वो चीज पता ही ना हो, मे बी मुझे वो चीज पता ही ना हो, उसका सोल्यूशन में भी सम अदर, उसका कुछ और सोल्यूशन है जो हमें आता ही नहीं, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद इन आवर नॉलेज बेस, कुछ और उसका हमें भी अच्छे से हो जिससे वी कैन गेट द प्रॉब्लम इजीली सॉल्व। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ वर्जन डिफरेंस। जुपिटर का आपका, सॉरी नॉट जुपिटर, पांडास का वर्जन, सीमोन का वर्जन की वजह से ये हीट मैप ऐसे कट होके आता है कुछ वर्जन में। तो उसके लिए you see when you scroll down, you see here 25 and you see a green tick mark, it means this is a correct solution and it has helped many people. So these kind of answers, you know, you can find them relevant enough, लेकिन इसमें it does not, this is something different, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा because tick labels है, it's not that thing. So always, you know, input your query. This is the, इसमें heat map पूरा नहीं है. Yes, here. So set ylim and you just have to tweak these values. Set ylim karna and then, you know, you just have to find out. Just if this was my heat map, then set, and maybe, so this will change the shape. So always apna na, always try to look for solutions. If you don't find any, then try to look for online. See, this is version, I don't know, version की वजह से होता है ये, ठीक है। So इसमें while lim will help you out. पहले will be bottom and then top. So try changing the values, bottom की value then top की value, and tweak करना पड़ेगा, एकदम से you won't get proper result. Let me just copy paste this link so that you don't have to search again. ठीक है, so tweak करना ये values की bottom पे क्या, and then at some point, at some combination of values, you will get the proper heat map displayed. ठीक है. Okay, so let's have a break of 5 minutes and then uske baad we'll proceed with PCA. Okay, so let me write a note here. So it's 12, so we'll start at 12:06.
So is everybody back? Okay. Linear ridge lasso. See, they are a kind of model. Just जैसे linear regression है, they are also different kind of model. उनकी working अलग है. They are generally used कि अगर मेरा मॉडल ओवरफिटेड हो रहा है तो वो मॉडल ही ऐसे है कि वो ओवरफिटिंग नहीं होने देते. So they are different models, nothing apart from उनकी अपनी अलग ही वर्किंग है, linear ridge की अलग ही वर्किंग है, लासो की, and both belongs to the linear family. जैसे linear मॉडल से हमने linear regression import किया, ऐसे ही भी import ridge and lasso. I'll show you a code. कोई बात नहीं, I'll show that as well. ठीक है. So let's begin with PCA. उससे पहले what is bias? A question for everyone. What is bias? Like if a model is having high bias or if a model is having high variance, इसका क्या मतलब है? High bias or high variance, what does it mean? ठीक है, लेकिन वो तो ठीक है, नॉट अ गुड मॉडल. लेकिन क्या हो गया उस मॉडल में? व्हाई इज इट नॉट अ गुड मॉडल? वो वाला वेरिएंस, हाई वेरिएंस and high bias. I'm talking about that bias variance trade-off thing. I'm not talking about the regular variance, Johnny. मैं वो वाले variance की बात नहीं कर रही. I'm saying जो bias variance trade-off पढ़ा था हमने. As per that, if your model is having I'm saying not saying data. I'm saying a model is having high variance, or if a model is having high bias, तो हम किस मॉडल को बोलते हैं हाई वेरिएंस है, किस मॉडल को बोलते हैं किसमें हाई बायस है? नो अचल, वो तो अगर डिफर करती है तो मेरा एरर होगा. तो उसमें हाई बायस हाई वेरिएंस का क्या मतलब हुआ? if values are different, my error is more. What do you mean by high model is highly biased or model is having a high variance, bias variance trade-off के terms में? श्योर बताओ रूपा, आई थिंक वाला चीज नहीं, बी श्योर. If a model is highly biased, what does it mean? No, Ashank. ऋषभ आप बताओ, if a model is highly biased, what does it mean? मनीष आप बताओ, if a model is highly biased, तो उसका क्या मतलब है? हाई बायस्ड मॉडल. रोहित आप बताओ, अगर मेरा मॉडल में हाई बायस है तो वो क्या है? हाई वेरिएंस है तो क्या है? मनीष, रोहित, ऋषभ, आर यू देयर, ऑल ऑफ यू? हाँ जी, किसी को भी नहीं पता? नॉट इवन 1%. जॉनी आप यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा मॉडल. एनीवन? मिताली आप बताओ. नो रोहित. ऋषभ आर यू देयर?
ऋषभ, ऋषभ आर यू देयर? मनीष, हाँ जी, एंड हाई वेरिएंस, हाई वेरिएंस ऋषभ। सी हाई बायस मतलब बायस क्या होता है? assumptions when talking about bias variance trade off, अगर मेरा मॉडल हाईली बायस्ड है, मतलब it is biased towards something, it has made its own assumptions, मतलब उसने जो डेटा की रिलेशनशिप्स थी या लीनियरिटी थी या जो भी ट्रेड ऑफ थे, इट वाज नॉट एबल टू कैप्चर देम प्रॉपरली। तो जब जब मेरा डेटा अच्छे से कैप्चर नहीं होता लेकिन मॉडल परफॉर्म कर जाता, तो मेरा मॉडल कैसा बनेगा? अगर मैं आपको बोलूं, मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आपने उस पर ध्यान ना देके यू कुक्ड सम स्टोरी ऑफ योर सेल्फ, तो हाउ योर परफॉर्मेंस विल बी? ओवरफिटेड या अंडरफिटेड? सो व्हाट योर परफॉर्मेंस विल बी इन दैट केस? कि जो मैंने पढ़ाया वो ध्यान ना देके यू आर टेलिंग योर ओन आंसर्स, सो इज दैट अ केस ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग? नो रोहित, स्टिल अंडरफिटिंग प्रॉपर। तो बायस में क्या होता है, जो मॉडल की वेरिएशंस है, मॉडल की इंफॉर्मेशन है, दैट इज नॉट कैप्चर्ड प्रॉपरली, model gets trained on maybe on much on the noises, yeah, its own calculation back in me, model is it is not able to capture the information from that data, तो उस वजह से मेरा मॉडल क्या होता है? अंडरफिटेड मॉडल बनता है। सो दैट इज द केस ऑफ हाई बायस। एंड हाई वेरिएंस में क्या होता है? दैट इज जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने 5 चीजें कराई, 5 आपको बहुत अच्छी आती हैं, मैंने कुछ नया पढ़ाया लाइक एनी डिफरेंट क्वेश्चन, या मैंने जैसे ए बी पे आपको क्वेश्चन दिया, आपको ए बी पे आ गया, लेकिन मैंने ए बी की जगह ई एफ दे दिया, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट यू हैव मेमोराइज्ड दैट ए एंड बी, एंड इन दैट केस आप ई और एफ पे फेल हो जाओगे। सो दैट इज काइंड ऑफ ओवरफिटिंग, मतलब ट्रेनिंग डेटा पे मॉडल हमारा बहुत अच्छे से ट्रेन हो रहा है, इट हैज कैप्चर्ड ईच एंड एवरीथिंग, बट कोई नया डेटा आया, it failed on that, so that high variance में this scenario happens. So high variance, it means overfitted model, and high bias मतलब underfitted model. Okay, clear हुआ what is high biased and high variance model? So a model should not have high bias, neither it should have a high variance. Any confusion? Okay, so coming on to PCA. PCA denotes principal component analysis. ये हमारा एक decomposition algorithm होता है dimensionality हटाने के लिए. So what is dimensionality as per? अगर मैं मेरा कोई data है, अगर I'm saying कि मेरी data की dimensionality है 80. What do I mean by that specific term? कि मेरी dimensionality या data की dimensionality है 80. What is that 80 or what is that dimensionality of 80 is referring to? 80 कॉलम्स 80 फीचर्स, ठीक है। सो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हम डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करने के लिए करते हैं, बिकॉज एट टाइम्स वी हैव सो मेनी कॉलम्स, वी हैव हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कॉलम। सो उस केस में वी कैन नॉट प्रोसेस ऑल दोस कॉलम्स ऑल टुगेदर, नीदर हम उनको इंडिविजुअली जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलम की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन से कॉलम की नहीं। सो उस केस में हम पीसीए लेते हैं एंड वी डिकम्पोज ऑल दोस कॉलम्स टू वेरी फ्यू, कि अगर लेट्स से एंड कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलम सबसे ज्यादा है? सी डेटा सेट होता है, कुछ कॉलम होते हैं, एक डेटा का कॉलम, एक कॉलम है जो हाईली स्प्रेड है, मींस इट केटर्स मोस्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन।
सो पीसीए बैकएंड में क्या कैलकुलेट करेगा, इट विल लुक फॉर वेरिएंस। तो जो डेटा इज like the data which is having the maximum variance means it is having the maximum variance of your data set, so that data will become your principal component 1. So principal components में हम components बनाते हैं, so principal component 1 2 3 and so on, जब तक we are not able to capture the variation of our data. So उससे पहले come on to the last page here, this image, ठीक है, लास्ट में है पेज नंबर 5. So let's assume this is our data. This is into multiple space. Let's assume एक dot is into one dimension here. Let me bring in pen. This is from one dimension. This is from second other dimension. Let's अगर ये assume मैं करती हूँ 13 dots हैं, तो 13 column है. Yeah, let's assume even more here. We are having even more. One point from one dimension. So I'm having data from high dimensions. तो how do I find out कि किस तरह से I represent my data so that all मेरे data की variations भी capture हो जाए. I'm able to capture all the variations of my data and also much of the information is not lost. So if we find out the component here, अगर let's say if I make a principal component like this, so am I able to capture all these variations? Am I covering the maximum variance? हम principal component हमेशा variance देखेगा कि मैं अपने डेटा को कैसे प्रोजेक्ट करूँ एक नई डायमेंशन पे, so that जो मेरे डेटा का स्प्रेड है, जो मेरे डेटा का वेरिएंस है, वो मैक्सिमम कैप्चर हो पा रहा है. तो मेरे डेटा का वेरिएंस अगर इफ ऑल दिस एक सेकेंड, नेक्स्ट इमेज में वही है, why to draw. So this was my data here. If I'm projecting it this way, तो क्या जो actual spread था, is it able to justify that spread if we project it here? जो variance था, the spread was this much. अगर मैंने इसको ऐसे plot किया और तो I've plotted it this way, like if the projection is this way, तो क्या this projections are able to capture the variance? क्या इसमें भी उतना ही spread है जितना मेरा actual data में था? Is the spread same? यहाँ पे मेरा spread इतना था, let's assume variance of 9, तो क्या यहाँ पे भी मेरा variance 9 है या 90 था यहाँ पे, तो क्या variance यहाँ पे भी 90 है? If you are projecting it here, image देख के बताओ, as per you can see the image, इसका जो variance इतना था यहाँ पे, let's assume some number 90 or 80 10 something, let's here assume 90, मेरा variance 90 है, ठीक है. Is the variance of this one is 90 as well? Are you able to like लग रहा है is it able to justify the variance thing कि जितना spread आपका original data में था उतना ही spread आप यहाँ भी मिल रहा है आपको? नहीं ना? It means we are able to capture the data but there is some loss, क्योंकि जितना मेरा spread यहाँ data था, जितना variance था, उतना नहीं हो पाया. There is some loss of my data. So, or if we project our data like this way on this, now are we able to justify the variance thing? कि अगर मैं अपने डेटा को, अगर अब मेरा वेरिएंस 90 है, अब इस डेटा का वेरिएंस 90 था, अब मैंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया, आई मेड अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ दिस वन, तो इज माय वेरिएंस सेम नाउ? लाइक मच इंफॉर्मेशन इज आल्सो नॉट लॉस्ट, और जो मेरा डेटा का स्प्रेड है दैट इज आल्सो कैप्चर्ड. इज इट जस्टिफाइड हियर? जितना मेरा डेटा यहाँ स्प्रेड था, सी दिस इज एन डायमेंशनल डेटा. प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या करेगा आपके एंड, क्योंकि हमारा डिकम्पोजिशन एल्गोरिथम है, मुझे 300 डायमेंशन का कुछ 1-2 डायमेंशन पे लेके आना है, तो ऑलवेज डायमेंशंस रिड्यूस होंगे. अगर मेरे यहाँ पे एन डायमेंशन है और मैंने बोला है कि मुझे एन में से सिर्फ एक डायमेंशन लेके दो, तो दिस इज नाउ 1 डायमेंशन. अब मैंने अपने एन डायमेंशन डेटा को अपने एन डायमेंशन एक 1 डायमेंशन डेटा पे प्लॉट किया है. दिस वाज एन डायमेंशन ग्राफ. इसको मैंने 1D ग्राफ पे प्लॉट किया है एंड आई एम प्लॉटिंग दीस पॉइंट्स हियर. सो इज माय 1 डायमेंशनल ग्राफ able to capture the variation which was in my n dimensional graph?
जितना मेरा वेरिएंस इस ग्राफ में था जो कि n डायमेंशनल था, लाइक 300 कॉलम थे इसमें मेरे, क्या 1 डायमेंशनल ग्राफ उतना ही वेरिएंस कैप्चर कर पा रहा है? हाँ जी प्लीज बताओ, ग्राफ देख के आपको क्या लग रहा है? इज इट इक्विवेलेंट या मेजर लॉस? काइंड ऑफ इक्विवेलेंट। अगर इफ कंपेयरिंग दीज टू, अगर मेरा ये डेटा पॉइंट था, इसको मैंने इधर इस n डायमेंशन डेटा जो मेरा था, जो मेरा ये n डायमेंशन डेटा था, इसको मैंने 1D एक बार ऐसे प्लॉट किया तो मेरा वेरिएंस कम था, ज्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं हो पाई, मेरे डेटा का स्प्रेड कम हो गया, मच लॉस ऑफ डेटा। अगर मैंने इसको ऐसे 1 डायमेंशन पे प्लॉट किया तो मेरे डेटा का इंफॉर्मेशन, लाइक देयर इज अ लॉस, देयर विल बी ऑलवेज अ बिट ऑफ लॉस, लेकिन कम से कम लॉस किस में है? इसमें है या इसमें है? इसमें, बिकॉज इसमें जितना मेरा स्प्रेड है, द स्प्रेड इज, जितना मेरा स्प्रेड है, इट इज एबल टू केटर दैट स्प्रेड। जो मेरे n डायमेंशन डेटा पॉइंट्स थे, लेट्स से दिस इज साइज, दिस इज हाउस प्राइस, दिस इज नंबर ऑफ रूम, दिस इज पोल्यूशन, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर रेशियो, ये अलग अलग डायमेंशन का डेटा है, ये स्प्रेड है। लेकिन इन सबको एक डायमेंशन पे लाने के लिए हमें वी हैव टू फाइंड आउट सम कंपोनेंट, सो दैट जितनी भी डायमेंशंस है, मतलब मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट हर पूरे डेटा की डायमेंशनैलिटी और वेरिएंस कैप्चर कर पाए, इट इज एबल टू कैप्चर ऑल द डिटेल्स। अब ये सब प्लॉट्स, ये सब पॉइंट्स मैंने इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिए, जो डेटा पॉइंट जहां था इट इज देयर, बट डिफरेंस क्या आ गया? नाउ इट इज ऑन 1 डायमेंशन, दिस हैज कम अप टू बी हियर, दिस हैज कम अप टू बी हियर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया है, हमने n डायमेंशनल डेटा को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, कीपिंग कि उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन लॉस भी ना हो और मेरा डेटा भी डिकम्पोज होके कम डायमेंशन में आ जाए। सो दिस इज डन बाय यूजिंग PCA। सो इसमें जो जो कंपोनेंट, these are components, एक सेकेंड, these are components जो मेरे डेटा की वेरिएशंस को कैप्चर करे, जो कंपोनेंट मेरे डेटा की मैक्सिमम वेरिएशन को कैप्चर कर जाए, लाइक दिस वन, इट इज एबल टू कैप्चर मैक्सिमम वेरिएशन, कि आपका डेटा इतना स्प्रेड है, तो इसी 1 डायमेंशन जब आपने इस पे प्लॉट किया तो आपके डेटा पॉइंट्स इसी रेंज में आए, डायमेंशनैलिटी रिड्यूस हुई, लेकिन मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट। जो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ थी वो यहाँ भी आ गई, जितना डेटा का स्प्रेड था वो डेटा का स्प्रेड अभी भी है। सो दिस विल कम आउट टू बी प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1, क्योंकि this is the component which is able to capture maximum of the variation या maximum variance of your data, principal component 1 sorry, then principal component 2 होता है, एक सेकेंड मैं इनको इरेज करूं, so this is my principal, let me let's assume this is the spread of our data। तो इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 क्या हुआ, ये वाला कैप्चरिंग मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ माय डेटा PC1। ये हम पहले बताते हैं कि आपको कितने कंपोनेंट्स में, लेट से आपको 300 रोज के कितने रो बनाने हैं, 1 रो बनाना है, 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, तो वो रोज क्या होता है, कंपोनेंट्स। नाउ दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट, बिकॉज ये मेरे डेटा की मैक्सिमम वेरिएंस को कैप्चर कर रहा है विदाउट मच लॉस। ठीक है, अब मेरा कुछ पूरा अभी भी लॉस हुआ, बिकॉज ये जो ऊपर वाले डेटा पॉइंट्स थे इनको अभी भी किसी ने कैप्चर नहीं किया, नीचे वाले को भी कैप्चर नहीं किया। देन उसके बाद विल हैव अ सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट, पहले वाला वेरिएंस तो इसने कैप्चर कर लिया, देन सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट विल बी ऑलवेज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जो मेरा PC1 है तो दिस विल बी माई PC2, नाउ दिस विल बी माई PC2, ये हमेशा इसके ऑर्थोगोनल होगा, 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, लीनियर ऐसे वाला वेरिएशन किसने कैप्चर कर लिया था, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 ने। ऐसे वाला वेरिएशन किसने कैप्चर कर लिया, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 ने। अगर वी वांट मोर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, तो लेट्स से प्रिंसिपल कंपोनेंट 3, लेट्स अज्यूम मेरा डेटा बहुत ज्यादा है, तो देयर विल बी अ प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 एंड अगेन इट विल बी परपेंडिकुलर। आई एम नॉट एबल टू, मैं कैसे प्लॉट करूं, बट दे विल बी ऑर्थोगोनल। तो जो तीसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट है विल बी दिस वन। तो जो इधर का मेरा डेटा, लेट्स अज्यूम मोर पॉइंट्स हियर, तो जो इधर की डेटा वेरिएशन थी एंड हियर की, दे विल बी केटर्ड बाय दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर
3. ठीक है, so there is some loss of information but we look for certain principal. अगर ये रह गया यहाँ पे then there will be a principal component number 4. ठीक है, this will be a principal component number 4 and they will be orthogonal to each other. They will be orthogonal to each other, perpendicular. And principal component 1 और 2 ये आपस में related भी नहीं होते, they are not correlated, they are totally different. प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1 ने सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेरिएशन कैप्चर की, प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 2 ने सबसे सेकंड नंबर ऑफ हाईएस्ट वेरिएशंस कैप्चर की वेरिएंस. थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट अगर डेटा बचता है देन वी इंट्रोड्यूस थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट जो बाकी डेटा वेरिएंस बच गया, लाइक सम डेटा इज नॉट कवर्ड येट, या इफ यू फाइंड यू हैव थाउजेंड्स ऑफ रोज तो सम अदर यू वांट मोर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, तो थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट बाकी डेटा की वेरिएशन कैप्चर करेगा. सिमिलरली 4 एंड सिमिलरली सो ऑन, डिपेंड करता है आपका डेटा में कितनी कॉलम्स हैं और कितने फीचर्स हैं. सो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑलवेज लुक फॉर सच डायमेंशन, या आपकी डेटा आपके n डायमेंशनल डेटा को ऐसे प्लॉट करेगा इनटू वन डायमेंशन सो दैट आपकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी कैप्चर हो जाए, मैक्सिमम वेरिएंस भी कैप्चर हो जाए और आपका डेटा लॉस हो ही ना. एंड मेजरली हमारे दो प्रिंसिपल कंपोनेंट होते ही होते हैं. The first will be this one and the second, the first will be this one and the second one will be this one and they are orthogonal. ठीक है, so this is principal component, this is one and this is second principal component because मेरी maximum variance किसने कैप्चर कर ली थी, इसने. अब इधर के कुछ ऊपर के डेटा पॉइंट रह गए, इधर कुछ नीचे के रह गए, तो वो उनके लिए प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 आ गया. so this is all of my data here. ठीक है, अगर मोर ऑफ माई डेटा पॉइंट्स बचते हैं, बहुत बड़ा है, तो वी कैन इंट्रोड्यूस फर्दर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. बट फर्स्ट लाइक अगर मेरे 60 to 70 है देन 2 कंपोनेंट्स आर सफिशिएंट इनफ. वी विल सी कि मेरे हमारे पास देयर इज अ फंक्शन, वो हम कॉल करते हैं and उससे हम एनालाइज करते हैं कि प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 ने कितना % डेटा कैप्चर किया, PC2 ने कितना कैप्चर किया. अगर वो सही से नहीं कैप्चर कर पा रहे देन वी कैन इंट्रोड्यूस PC3, PC4 एंड सो ऑन. सो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि प्रिंसिपल कंपोनेंट करते क्या है एंड क्यों करते हैं, कैसे करते हैं. थोड़ा ये जो कॉन्सेप्ट था ये समझ में आया. हाँ जी जॉनी. जैसे like is it like this principal component is like something which is trying to classify this data as in like these data points into some kind of cluster, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, it is there is no classification. ये backend में covariance calculate करता है, like how this one variable is related to another variable, how this variable is related to another third variable. तो basis on covariance, basis on eigen vectors and eigen values, बैकएंड में ये 2-3 चीजें कैलकुलेट होती है, उनके बेसिस पे ये फाइंड आउट करता है कि किस डेटा में सबसे ज्यादा वेरिएंस है, कहाँ पे सबसे ज्यादा वेरिएंस है, तो उस डेटा को अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 बनाता है. कोई क्लासिफिकेशन, कोई क्लस्टरिंग ऐसा कुछ नहीं होता. वे कोवेरिएंस एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बेसिस पे इस n डायमेंशन डेटा को 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन पे हम प्लॉट करते हैं. अच्छा, ओके. ठीक है, सो नाउ कमिंग ऑन टू द थियरी पार्ट, थोड़ा मे बी आपको और क्लियर हो जाए. सो पीसीए इज अनसुपरवाइज्ड. अनसुपरवाइज्ड क्यों है? क्योंकि इसमें ऐसा कोई टारगेट वगैरह कुछ नहीं होता, बिकॉज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है. 50 कॉलम के मुझे 2 कॉलम चाहिए, मुझे 1000 कॉलम के मुझे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए. एंड इफ यू फीड इन 1000 कॉलम हियर, कि मेरा डेटा सेट में 1000 कॉलम है, मुझे सिर्फ 2 कंपोनेंट्स लाके दे दो जो मैक्सिमम ऑफ मेरे डेटा की वेरिएशंस को कैप्चर कर ले. सो विल दे हैव सेम वैल्यूज? सो जो मेरे 2 नए कंपोनेंट, सी 2 नए कॉलम बन के आएंगे. सी इफ आई टॉक अबाउट दिस, इसमें लेट्स अज्यूम दीज आर माय 30 फीचर्स, जो मेरे डेटा पॉइंट्स है दीज आर 30 फीचर्स, लेकिन मैंने बोला है 2 कंपोनेंट. सो बैकएंड में कैलकुलेशन होगी. सो जो आपका नया डेटा बनेगा, दिस विल बी योर कॉलम 1, लाइक डेटा फीचर 1. मैं कॉलम 1 बोल रही हूँ, आइडियली फीचर 1 होगा, दिस विल बी योर फीचर 1 एंड दिस विल बी योर फीचर 2. if you are taking 2 components, so do you think जो वैल्यूज या जो 2 मेरे नए फीचर्स बनेंगे, पहले मेरे कितने फीचर्स थे? लेट्स से वी हैड 300, मेरे पास 300 कॉलम थे. 300 कॉलम के मैंने बोला कि आई वांट
मुझे 300 कॉलम में से आई वांट ओनली, मतलब मेरा कुछ ऐसे कैलकुलेशन करो बैकएंड में सो दैट मेरा डेटा भी लॉस ना हो, मेरे मेजॉरिटी ऑफ द कॉलम्स भी कैप्चर हो जाए, उनकी इंफॉर्मेशन भी आ जाए, एंड इन 300 कॉलम की जगह मेरे 2 कॉलम बन के आए, दैट इज फीचर 1 एंड फीचर 2, और उसमें वो सब इंफॉर्मेशन हो जो मेरी इन 300 कॉलम में थी. So this is what PCA does. So let's say this is age, this is number of rooms, this is selling price and so. तो इनकी वैल्यूज जो है और जो आपके दो नए कॉलम बनेंगे, दोनों दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनेंगे, they will have different values. So once PCA gives you new values, तो आप you won't be able to identify कि अब आपके पहले कितने कॉलम थे 300, अब 2 कॉलम बन गए हैं, फीचर 1 here and feature 2 here. तो इनमें जो वैल्यूज होंगी they will be like you cannot find out कि जो ये वैल्यू है 3 point something ये किसकी है, इसकी है, इसकी है, इसकी है. So they will be having totally different values, but these values are derived from all these columns only. वो अपने पास से कहीं नहीं लेके आता बैकएंड में. as I told you, covariance, eigen values, eigen vectors, more of statistical thing, वो कैलकुलेट होती हैं एंड उनके बेसिस पे 300 वैल्यूज को लेके एक नया एक नई वैल्यू जनरेट होती है जो हर इन तीनों को कैप्चर करती है. ठीक है. it is kind of decomposition, not factor analysis, kind of different thing here. Okay, so moving on here. So it is an unsupervised dimensionality reduction technique. Also, PCA components represent the direction of the data that explains the maximum amount of variance. So ये समझ में जो हमने नीचे plot किया था, this one, that it looks for the data which explains the maximum amount of, मतलब it looks for a certain dimension जहाँ पे it is able to capture the maximum variance. आपका जो डेटा का स्प्रेड है वो उतना ही रहे, जितनी इंफॉर्मेशन है वो उतनी रहे, without much loss. It projects your data into different one dimension or two dimension. ठीक है. So represents the direction of data. Direction मतलब हाँ जी. So it looks for amount like maximum variance here. Also, it tries to preserve the data that has more variance because data loss nahi chahiye. A bit of data will be lost, but maximum it tries to capture ki the maximum variance of the data is captured. Why we are saying कि ज़्यादा variance को ये देखता है, because larger the variance carried, the larger the dispersion of the data points and the more information it has. This is one of कि why it looks for the maximum. जितना मेरा data जितना ज़्यादा spread होगा, the more information it will have. So the larger the variance carried out by a line, or you can say carried out by a feature or list of features, the larger the dispersion of data and उसमें उतनी ज़्यादा ही information capture होगी. That is why it at top priority look for a data जिसकी सबसे ज़्यादा spread है, like किस direction में spread है. अब when coming on to this graph here, when we scroll down, what is the direction of spread here? Direction is the direction this way of spread, or is the direction this way of spread? It is this way. So it looks for the direction, जो लिखा ना, it looks for the direction of the maximum spread or maximum variance of the data. So इसमें direction ऐसे है, so it looks, so हमारा principal component will be in the same direction, because जिस direction में मेरा data spreaded है, इस direction में होता, अगर मेरे data points यहाँ पे ऊपर होते तो मेरा principal component ये बन जाता, because मेरा direction की spread का किधर है, ऐसे ऊपर है. ठीक है, like it is this way. So मेरा principal component ये बन जाता, लेकिन इसमें मेरा variance, इसमें मेरा spread किधर है? Let me erase this. इसमें मेरा spread किधर है, किस direction में है? It is this way. So my principal component will be in the same direction of my spread of my data. Clear? So principal component पहला will be always in the same direction of the spread
of your data, so that it captures maximum of the information without losing much. Then, or in simple terms, you can say it looks for the best angle to see and evaluate the data, so that difference between observations and better are better visible. मतलब जहाँ पे आपका data को अच्छे से capture कर पाए, like it is able to point, it is able to get to all those values. ठीक है. Principal components here, that is PC1, PC2 या आप more component, अगर आपका data बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा columns है, so that everything is captured here, so we can introduce more principal components, and as I told you, they do not correlate with each other. ऐसा नहीं है कि एक principal component बढ़ेगा. See, this is my PC1 here. What is correlation? अगर मेरा PC1 इधर मेरा spread होगा, तो it's not mandatory कि मेरा PC2 भी ऊपर spread होगा. No. So they are not related to each other. If this is increasing, then इस पे कोई impact नहीं होगा. It's not mandatory, but जो हमारा PC1 और PC2 calculate होता है, they are not correlated to each other. They do not have anything to do with each other. This is totally different principal component 1, and this is totally different principal component 2, जो आपके data की variations को capture कर रहा है. ठीक है. So they are not related to each other, and they are orthogonal. Orthogonal मतलब 90 degree. They will be always orthogonal, perpendicular to each other. PC1, PC2, they will be always perpendicular, so that the maximum variation आपकी data की capture हो पाए. Coming up, so it says principal component have both direction and magnitude. What does it mean? Direction, as I already told you, कि across which principal axis the data is mostly spread out, or it has the most variance. जिस direction में आपका data ज़्यादा spread है, जिस direction में आपका ज़्यादा spread है मतलब ज़्यादा variance है, so that is called the direction, कि उसी direction में आपका principal component 1 define होगा. Then magnitude होता है the amount of variance. Principal component captures the data when projected onto the axis. कि what amount, magnitude मतलब कि if coming here, so if this is my principal component, so कितना variations is this principal component able to capture? Is it able to capture सारा variance, or some of the data points are still left? So अगर कुछ data points मेरे रह जाते हैं जो ये capture नहीं कर पाता, then principal component 2 आ जाता है. Principal component 1 और 2 सारा capture कर लेते, then good enough. अगर नहीं कर पाते तो principal component number 3 आ जाएगा, जो आपकी डेटा की मैक्सिमम वेरिएशंस को कैप्चर कर पाएगा. ठीक है. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड कि कितना वेरिएंस इसने कैप्चर किया. ऑल्सो डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में आपका ज्यादा स्प्रेड है डेटा. जिस डायरेक्शन में ज्यादा स्प्रेड है हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 बन गया. कंपोनेंट 1 बनने के बाद क्या इसने सभी डेटा पॉइंट्स को अच्छे, सभी वेरिएशन जितनी भी वेरिएंस है, क्या उनको अच्छे से कैप्चर कर पाया? इफ गुड देन गुड टू गो, इफ नॉट देन वी इंट्रोड्यूस मोर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. ठीक है. समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है अभी तक जितना कराया है? सबको समझ में आ रहा है या थोड़ा है अलग सा, बट समझ में आना चाहिए. ठीक है. I'll tell magnitude again. बाकी सब बताओ. मनीष आपको समझ में आया? संचित, अचल, ठीक है. सो मैग्नीट्यूड में कोरिलेट ऑल्सो, क्या जॉनी में समझ नहीं पाई? मैम ये PCA do correlate with each other, बस वो एक बार like I
didn't understand अच्छा कैसे करते हैं. ठीक है. ये इसकी प्रॉपर्टी है एक, दैट जितने भी मेरे कंपोनेंट्स होंगे दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. कोरिलेशन का मतलब कि अगर मेरा एक पीसीए अगर वो ज्यादा वेरिएंस कैप्चर कर पाए तो जरूरी नहीं है कि जो पीसीए 2 है वो भी उतना ही वेरिएंस कैप्चर करेगा. सो वो आपस में रिलेटेड नहीं होते, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पीसीए कि जो आपके कंपोनेंट्स बनेंगे दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. देन वी हैड मैग्नीट्यूड में क्या था, एक सेकेंड लेट मी. सो पहला था डायरेक्शन कि जिस डायरेक्शन में आपका वेरिएंस सबसे ज्यादा स्प्रेड है, तो ये है डायरेक्शन में मेरा PC1 बनेगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1. नाउ आफ्टर द डायरेक्शन इट लुक फॉर द थिंग कि जो आपका PC1 है वाज इट एबल टू कैप्चर द मैक्सिमम वेरिएंस, कि जितना आपके डेटा पॉइंट्स थे क्या वो जितना स्प्रेड था, क्या आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 उस स्प्रेड को कैप्चर कर पाया है या फिर कुछ रह गया है. Like magnitude क्या होता है, the amount of variance it has captured. See when I come down, when I scroll over here, so amount of variance that principal component captures of the data. तो magnitude define करता है कि कितना कि was this principal component able to capture all of the variance of the data. जैसे इस डायरेक्शन में तो इसने कैप्चर कर लिया, लेकिन अब मेरा डेटा पॉइंट लेट्स से अज्यूम मेरे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे भी है, लेट्स अज्यूम सम इज हियर, सम आर हियर. तो was it able to capture the complete variance? इस डायरेक्शन में तो इसने कैप्चर कर लिया, लेकिन what about these above and these below? ये तो कैप्चर नहीं कर पाया ना. So this is called magnitude, कि how much of that variance was it able to capture. That is called magnitude. And ये प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 अगर डेटा में ज्यादा कॉलम्स नहीं है, इफ इट इज एबल टू कैप्चर देन वेल एंड गुड. अगर नहीं कैप्चर कर पाता देन वी इंट्रोड्यूस अ सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट. एंड दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 2 एंड दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1 दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. कोरिलेशन नहीं है कि अगर ये मेरा इंक्रीज होगा, इसकी डेटा पॉइंट्स इंक्रीज होंगे तो इसके भी होंगे, अगर इसके डिक्रीज होंगे तो इसके भी डिक्रीज होंगे. नो, they are totally independent of each other. इनका कोई आपस में correlation नहीं होता for both these components. PC1 will explain your maximum variance. PC2 will explain your second maximum variance, second spread of the data. So magnitude की कितना spread इसने capture कर पाया, direction की किस direction में इसका सबसे ज्यादा maximum variance था. Okay. So these are the two components of principal component की उस हर एक principal component की कुछ direction होती है कि किस direction में आपका ज्यादा data ज्यादा spread था, and how much of that data was it able to capture under that specific component, principal component 1 or 2. This is and principal component 1 holds the maximum variance. जो हमारा PC1 होगा वो सबसे ज्यादा डेटा को एक्सप्लेन करेगा, and then उसके बाद will come PC2, 3 and so on. But जो principal component 1 होगा that will be the component which will capture the maximum variance of your data, and it will be able to it will be the component which will be having the maximum information from your data. You see, straight line, the principal component holds the most variance of your data. The first principal component. Okay. Now, how do we find out कि पहला principal component ने कितना data capture किया, दूसरे ने कितना capture किया, third ने कितना capture किया? तो उसके लिए this is the formula PCA.explained variance ratio. ये Python में by default function है PCA की तरफ से, जो हमें it will return the variance caused by each principal component. कि हर individual principal component ने कितना variance capture किया. So when we type in this command, we get this kind of result. तो पहली value is now a float type array. It will give you an array which contains variance ratio for each principal component. Okay. So 70.72 means 72% of the data variation was captured by principal component 1. Then 23% of the variation was captured by principal component 2. 0.03
0.004 for PC3 and PC4. So ऐसे we can also look for कि कितना variation of my data was captured by respective PC1, PC2, PC3 and so on. So we use explained variance ratio so that अगर let's assume यहाँ पे मेरा 50 आ रहा है, यहाँ पे मेरा let's assume 23 आ गया, so I have much more data to be captured, still my data is left. So in that case I can increase the number of principal components. But again because dimensionality reduction है, तो कभी आपकी complete information capture नहीं होगी, there will be a data loss. तो ऐसा नहीं होगा कि सारे मैं कितने भी डालूं मुझे total 100 लेके आना है. At time it might throw an error कि अभी इससे ज्यादा converge नहीं हो सकता, इससे ज्यादा principal component नहीं बन सकते. So ऐसा नहीं होगा कि you will जितने भी अब let's say इसमें मेरा 100 नहीं बना तो मैं और principal component डालूं so that मेरा 100 बन जाए. No, there will be some data loss here because dimensionality reduction है, कुछ data point will be used, they will be lost. ठीक है. So this is for PC1 and how do we get them? By using this explained variance ratio command. Okay. So यही समझा that it can be seen that PC1 is responsible for the 72% variance. Second principal component is responsible for 23.9. Third responsible और collectively उसके बाद तो majorly PC1 और PC2 ने कितना capture कर लिया? Like if you sum them 72.2, 23.9, so 96% of my data was being captured by PC1 and PC2, right? तो major of my data PC1 और PC2 capture कर लेते हैं, but if this value is less, way less, and you find कि this is way less, then you can introduce more principal components into your data, and then you can get more of the information from the data. ठीक है. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सी जनरली जब हमारे पास हजारों में कॉलम आते हैं उस टाइम पे वी यूज पीसीए ऑन अ जनरल बेसिस. डे टू डे आप जब जाओगे व्हेन यू गो टू रियल बिजनेस सिनेरियो तो यू वोंट, अगर बहुत हजारों में कॉलम है देन पीपल यूज पीसीए. लेकिन अगर ऐसे 60-70 कॉलम है पीपल डू नॉट यूज पीसीए. यू कैन यूज इट बट पीसीए से ज्यादा रिजल्ट्स चेंज नहीं होते. इट्स नॉट दैट प्रोडक्टिव विद दीज मेनी. दैट इज अ टीडियस टास्क. लेट्स से कि हम पीसीए लगा दिया एंड मुझे अगर मेरे पास 60-70 कॉलम है, मुझे उसमें से 50 कॉलम अपने डेटा के लिए लेने हैं मॉडल ट्रेनिंग के लिए, तो उनमें मिसिंग वैल्यूज भी होंगी, तो उन रिस्पेक्टिव कॉलम की मिसिंग वैल्यूज हमें ट्रीट करनी पड़ती है. अगर आप 50 कॉलम लोगे तो 50 कॉलम की आपको मिसिंग वैल्यूज आउटलायर ट्रीट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट डेटा प्री प्रोसेसिंग कंज्यूम्स ऑल द टाइम, कंज्यूम मोस्ट ऑफ द टाइम. हर एक की प्री प्रोसेसिंग की एंड देन यू फाइंड आउट, और यू कैन डेटा क्लीन एंड डेटा हैज टू बी क्लीन. अगर कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिसिंग वैल्यू है उसको हटाना पड़ेगा. डेटा हैज टू बी प्रॉपरली क्लीन बिफोर यू फीड दैट डेटा इनटू अ पीसीए एल्गोरिथम. तो अगर आपको पीसीए लगाना भी है तो डेटा क्लीनिंग चाहे 70 कॉलम है चाहे 80 कॉलम है, you have to do the data cleaning part and then either you take all the columns or you use PCA. तो जनरली क्या होता है, लोग अगर डेटा क्लीनिंग, क्योंकि मेजरली वही चीज लेता है, डेटा क्लीनिंग ले लेते हैं, दे टेंड टू टेक मोस्टली ऑल ऑफ द कॉलम बिकॉज पीसीए में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लूज होती है. सो विद 60 to 70 columns people avoid using PCA, लेकिन हजारों में columns हैं then people use PCA at that time. Am I not audible? Am I not audible to all? Rupa, please check your connection. ठीक है. Okay, so moving on. कोई confusion अभी तक? What is PCA? What are principal components? How the principal components are defined? क्या what these components look after? इसमें कोई confusion है? Okay, so moving on.
सो पीसीए में इन ऑर्डर टू सी द मैक्सिमम वेरिएंस या कैसे डेटा को कैप्चर करना होता है, इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं. द वेरी फर्स्ट मैंडेटरी स्टेप इज स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज वी नॉर्मलाइज आवर डेटा. जब भी हम पीसीए यूज करेंगे वी हैव टू ऑलवेज रीस्केल आवर डेटा. एंड रीस्केलिंग कैसे होती है, हाउ वी रीस्केल आवर डेटा. If I'm saying normalizing my data or rescaling my data, what I'm referring to? अगर मैंने बोला डेटा को रीस्केल करना है या नॉर्मलाइज करना है, तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल रही हूँ कि क्या करना चाहिए? नो, बी मोर स्पेसिफिक. अशांक आप बताओ, या चल आप बताओ कि इफ आई एम सेइंग कि डेटा को रीस्केल करो या डेटा को नॉर्मलाइज करो. अचल इज नॉट देयर. अशांक, अगर मैं बोल रही हूँ डेटा को रीस्केल करो, नॉर्मलाइज करो, तो व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू? हाँ जी अशांक बताओ. ऋषभ आप बताओ. लेकिन कैसे जॉनी? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं कर रहे हैं आप, इस वजह से थोड़ा कुछ चीज मिसिंग है. संचित आप बताओ, लाइक हाउ डू वी डू इट? अगर आई एम सेइंग कि नॉर्मलाइज योर डेटा या रीस्केल योर डेटा. ठीक है, व्हाट एल्स डू वी हैव इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज एंड रीस्केल आवर डेटा? लॉगरिथम ठीक है, स्क्वायर रूट ठीक है, व्हाट एल्स? हाँ लेकिन कैसे रूपा? संचित आर यू देयर? ऋषभ, subtracting the mean from each variable by scaling. वही तो मैंने बोला, अगर मैं बोल रही हूँ स्केल करना है. हाँ जी, we use standard scaler, we use min max normalization, or we take logarithm, or we take square root. ठीक है, if I'm saying normalize your data, it means or scale your data means use standard scaler, use min max scaler, या अपने डेटा को नॉर्मलाइज करो या लॉगरिथम लो, स्क्वायर रूट लो, डिपेंड व्हाट योर डेटा इज ऑल अबाउट. क्लियर? सो ये समझ में है व्हाट आई एम रेफरिंग टू नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग ऑफ आवर डेटा. आप सही बोल रहे थे जॉनी, लेकिन आप जो प्रॉपर था ना स्टैंडर्ड स्केलर, आपने बाद में लॉगरिथम स्क्वायर रूट सही बोला, बट दो मेन जो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड स्केलर एंड मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन. So we always rescale our data, we always normalize our data before feeding our data to PCA. This is a mandatory step. If you want to implement PCA, then you have to rescale your data. You have to use standard scaler, min max scaler, or do some other transformation. ठीक है? So that each of them contributes equally to the analysis. ये सबको पता ही है. Why do we rescale our data? So that some values do not dominate our data and each value equally contribute. Clear है सबको? Why do we rescale our data? Why do we do the standard scaling या min max scaling या normalization? Why do we do that? ये क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? What is the use of scaling? Is anyone having any confusion कि scaling क्यों करते हैं, normalize क्यों करते हैं डेटा को? किसी को इस चीज में confusion हो तो बताओ. ठीक है. So same thing, we normalize our data so that each and every variable contributes equally to the analysis. ठीक है, and then we proceed with the PCA part. So वही explanation है that if there is large difference between
variables, then those large ranges will dominate over the small ranges. So that ऐसे scenarios ना हो, all data is treated equally. So उसके लिए we rescale our data, ठीक है? And also जैसे I've already told you कि categorical data है या any missing value या non value उनको treat करना पड़ेगा. Categorical है तो उनको integer numerical बनाना पड़ेगा, dummy encoding करनी पड़ेगी. Missing है वो treat करना पड़ेगा. And after doing all these things, after doing your rescaling part, after doing the data treatment part, after creating dummies or using label encoder, so you create your data is clean and then it is ready to be given into PCA for decomposition. Okay, so PCA backend में it calculates the covariance. See, covariance is a measure of how much two random variables get changed together. It is, do you find it similar to correlation? Correlation में क्या होता था कि how one variable change with respect to another. वही होती है ना correlation. हाँ जी बताओ. Correlation वही है and कुछ और है कि how one variable change with respect to another. ठीक है. So covariance भी वही है. So दोनों में difference क्या है? It also says measure of how much two random variables get changed together. Changed here. Changed together. See, correlation में measure होता है. It is ना calculated between 0 and 1. लेकिन covariance में कोई scale नहीं होता. Both are same thing. Correlation calculate करने के लिए covariance की जरूरत है. जब हम correlation की वैल्यू निकालते हैं ना उसके लिए बैकएंड में covariance कैप्चर होता है. Correlation का स्केल हो जाता है. There is no scale for covariance. Covariance is needed to calculate correlation. दोनों का behavior same है but specific scale है correlation का, that is 0 से लेकर -1 to 1. ठीक है, but for covariance there is no such specific scale. Okay, so backend में PCA it looks for covariance कि how two variables are related to each other. So this is the formula and x this dash is the mean value. ये जो दिख रहा है ना xi minus x dash, it is subtracting each value from that mean of that column. yi minus y mean, so this is mean. So it is actually used to compute the variance between every column and the data matrix. So backend में PCA covariance matrix निकालता है for each column with respect to itself and with respect to other column, so that ये calculate करता है कि कौन सा column कितने से correlated है और how they are related to each other and to itself. So सबसे पहला step standardize किया data को. Then the second step was finding out the covariance matrix. Using this formula, covariance is calculated. And when you scroll down here, let's assume this is, so you see here, covariance with itself is calculated, covariance of x with y is calculated, covariance of column x with z is calculated. Similarly, covariance of column z with y and z with x is calculated. Diagonal में column का column with itself covariance is calculated, but इस triangle से above हर कॉलम का विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ एंड विद अदर कॉलम्स कोवेरियंस कैलकुलेट होता है फॉर ईच एंड एवरी कॉलम, एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कोवेरियंस इज दिस वन हियर. सो सेकंड स्टेप में इट कैलकुलेट्स द कोवेरियंस मैट्रिक्स इज अ p into p सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर p इज द नंबर ऑफ डायमेंशंस. जितनी डायमेंशन है उतना आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हर कॉलम का विद इटसेल्फ एंड विद अदर कॉलम्स कोवेरियंस कैलकुलेट होता है. So that has entries of covariance associated with all possible pairs of the variables. ठीक है, so covariance is calculated with respect to itself and other variables, and इसके बाद eigen values and eigen vectors comes into place. So we'll proceed PCA. थोड़ा बहुत theory रहता है, we'll understand that and then we shall begin with the coding part. Okay, अभी any confusion till now? So we'll start from here tomorrow. So thank you आज के लिए. See you again.